So students, just 2 months are left for your GATE exam, and these 2 months are actually the most crucial 2 months from preparation point of view. And the reason being कि हो सकता है आप पिछले 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगर आप इस 2 महीने को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, देन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अच्छा इस एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी रही है पिछले 1 साल से, बट अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन रखते हैं इन 2 महीनों में, इन 60 डेज में, देन डेफिनेटली यू कैन डू वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो इस 2 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरह से रहनी चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है कुछ का 60, 70 अप टू 80% तक का सिलेबस हुआ हो, कुछ पार्ट बचा हो, और हो सकता है किसी का लेस देन 50% सिलेबस हुआ हो। तो हर एक कैटेगरी के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ऑब्वियसली सबकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं रह सकती, तो हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडिया पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है ऐसे लोग पिछले साल गेट एग्जाम दे चुके हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंप्रूव देयर रैंक इन दिस गेट 2021। सो उन लोगों को आप क्या करना चाहिए, इन लास्ट 2 मंथ्स यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज, और वो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको फिर अपनी रिवर्स प्रिपरेशन चालू रखनी है। नाउ व्हाट एक्चुअली इज दिस रिवर्स प्रिपरेशन? व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज, देन उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस आफ्टर टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपने टेस्ट सीरीज दिया, उस बेसिस में आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। अब उस एनालिसिस में हो सकता है आपको समझ में आए कि आप कंसेप्ट में लैग कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट में आप लैग कर रहे हैं, यू कैन गो थ्रू द कंसेप्ट। हो सकता है आपको लगे कि एक्यूरेसी में आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच टेस्ट सीरीज एंड मोर क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अपनी कमी लग रही है, उस टाइप के टॉपिक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हो सकता है आपको लगे कि टाइमिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइमिंग में वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको जहां भी आपको कमी दिख रही है उस पर काम करना, दैट इज नथिंग बट द रिवर्स प्रिपरेशन। इसके साथ ही हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले, कई बार कुछ टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं विच आर इररेलेवेंट टॉपिक्स। तो बहुत ज़्यादा आपको इररेलेवेंट टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करते हैं उनकी भी अपनी मजबूरी होती है, हर सब्जेक्ट के इतने सारे क्वेश्चंस छाटने रहते हैं। तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स इररेलेवेंट टॉपिक्स हो, तो इररेलेवेंट टॉपिक्स में आपको नहीं जाना है, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थोड़े से अच्छे लेवल के हो, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और उसमें आपकी कहाँ कमी रह रही है उसको आपको एनालाइज करके देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द रिवर्स प्रिपरेशन। और ऐसे लोगों के लिए जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करनी है, एंड यू हैव टू डू द रिवर्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, ऐसे लोग की जिनका हो सकता है 60, 70 अप टू 80% तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, कुछ एक सब्जेक्ट्स उनके बाकी है, तो उनको अब क्या करना चाहिए। अब देखिए, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है, तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज उसका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, और किस तरह के किस टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू डू दोस टॉपिक्स ओनली। और साथ ही साथ आपको रिविजन आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। हमको कई बार गलतफहमी ये रहती है, हमने हो सकता है कि कई सब्जेक्ट्स पहले से कर रखे हो, हमको लगता है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं, बट जब हम रिवीजन करने जाते हैं अब इस पर्टिकुलर टाइम में, या फिर जब आप जनवरी के मंथ में, अभी आप सिलेबस कंप्लीशन में रह जाएंगे, फिर जनवरी में आप सोचेंगे कि मैं रिवीजन कर लूंगा, तो जब आप जनवरी में रिवीजन करने जाते हैं तब हमको लगता है कि यार ये सब कुछ मैं पढ़ा तो हूँ बट कुछ भी मुझे याद नहीं है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपना जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन करना शुरू कर दें। और जो नए टॉपिक्स आपके बचे, जो नए सब्जेक्ट्स बचे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव विद दोज सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके पास टाइम अब लिमिटेड है। अब आपको अपने टाइम को एक तो नए सब्जेक्ट के लिए भी अलॉट करने हैं, नए टॉपिक्स के लिए भी अलॉट करने हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस टॉपिक्स के रिवीजन के लिए भी आपको अपना टाइम उसमें देना है। तो नए सब्जेक्ट जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो एक तो सबसे पहले उसका वेटेज आप देख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है, देन यू कैन बी वेरी सेलेक्टिव विद द टॉपिक्स। सेलेक्टिव विद द टॉपिक्स का मतलब क्या है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक ज़्यादा कवर किए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप अब पढ़ें और उन्हीं टॉपिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर एटलीस्ट आप 5 से 10 साल का एटलीस्ट आप पेपर अगर आप देखते हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक से आपको उन क्वेश्चंस को ज़्यादा, उस तरह के क्वेश्चंस को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि
किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना या किसी टॉपिक को छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक टॉपिक आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई जाने लग गए, अप टू 90, 85, 90 मार्क्स तक के जब कट ऑफ जाते हैं, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी टॉपिक। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर जो टॉपिक बचे हैं आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो थोड़ी सी उसकी स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, थोड़ी सी उसकी सेलेक्टिव प्रिपरेशन करिए। जिन टॉपिक से जिस सब्जेक्ट से जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के टॉपिक्स को ही आपको पहले करने हैं और उसमें के ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब वो बचे हुए टॉपिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, उस पर भी मैं आऊँगा, बट उसके पहले हम आ जाते हैं ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे जिनकी 50% से कम सिलेबस हुए, जिनके हार्डली 20-30% ही कोर्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स हुआ नहीं है और अभी 2 महीने का ही टाइम उनके पास है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आपका आता है। ओके, यू हैव टू डू द स्मार्ट प्रिपरेशन नाउ। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू द स्मार्ट प्रिपरेशन। और ऐसे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अप टू 80-90 मार्क्स तक आ जाएंगे, 70-80 मार्क्स तक आ जाएंगे। यू जस्ट हैव टू एक्सपेक्ट अप टू 60 मार्क्स, 60+ मार्क्स का आप टारगेट बना के चलिए। और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एकदम से हम बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि फर्स्ट डे ही हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे, तो वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं हो पाती। और उस चक्कर में होता ये है कि हमारा मोराल बहुत डाउन हो जाता है। हम अपने आप को टारगेट दे रहे हैं, डेली का कुछ टारगेट दे रहे हैं, बट उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक तरह से इम्प्रैक्टिकल टारगेट हम अपने आप को देते हैं। क्योंकि अभी तक अगर हमने प्रिपरेशन नहीं की है, तो एक सवाल ये भी है कि हमने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं की है, या अभी तक हमारा इतना कम सिलेबस क्यों हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंसिस्टेंसी में कमी रही है। तो अगर हमारी कंसिस्टेंसी में कमी रही है, हम जानते हैं कि अपना जो वीक पॉइंट है हम उस चीज़ को जानते हैं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना हमारे लिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नॉट ओके। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 60+ मार्क्स तक के लिए आपको अभी टारगेट करना है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे आ जाए तो आप अपने टारगेट को उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अब अपने को करना क्या है, आपको एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो एज यू नो कि सबसे जो ज़्यादा वेटेज हमारा रहता है वो रहता है इंजीनियरिंग मैथ्स का और एप्टीट्यूड का। ओके, तो ये 2 सब्जेक्ट को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट मिस दीज 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज दीज 2 सब्जेक्ट्स आर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स में आपको अराउंड आप अगर देखेंगे मार्क्स वाइज देखेंगे तो अराउंड 15 मार्क्स के आते हैं, 13 to 15 मार्क्स के आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। और कंपैरेटिवली एफर्ट्स इसमें कम लगते हैं। कम इसलिए लगते हैं क्योंकि डिफाइंड टॉपिक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की उसमें ज़रूरत नहीं रहती। आपको मेथड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आपको अगर मेथड आता है तो आप आसानी से उसमें के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ्स के आप आसानी से अगर 13 to 15 मार्क्स के 15 मार्क्स तक के आ रहे हैं तो आप आसानी से 11 to 12 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। और अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं किया है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल फ्रॉम प्ले स्टोर। उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से भी उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, एप्टीट्यूड का भी 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है। ओके, तो 15 और 15 ये 30 मार्क्स जिसको हम जनरली इग्नोर करके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स है। आप आसानी से इसमें 25+ मार्क्स इसमें ला सकते हैं अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर इसमें आप ध्यान देते हो। और 25 to 30 मार्क्स इज नॉट अ जोक। अगर आप गेट का कट ऑफ भी देखें तो वो आपका 30 मार्क्स के आसपास जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन 2 सब्जेक्ट को दिए गई है। ओके, तो अगर आपने अभी तक आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप मैथ्स और एप्टीट्यूड वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो उसमें आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ एक सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में अराउंड 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं अगर आप एप्लीकेशन पार्ट को भी मिला ले तो। और एप्लीकेशन पार्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आईसी इंजन के नाम पे अगर अपन देखें तो एयर साइकिल्स एक ऐसा यूनिट है, आप एक सिंगल यूनिट ही बोल सकते हैं, जिसमें पूरा आईसी इंजन वाला पार्ट कवर है। आरएसी में साइकोमेट्री और रेफ्रिजरेशन साइकिल इतना सा पार्ट है, उसमें पूरा आरएसी पार्ट कवर है। और एक क्वेश्चन हमेशा आरएसी से आता ही है, एक क्वेश्चन आईसी इंजन से आपको
मिलता है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एक रैंकाइन साइकिल वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और वो सिर्फ एक ही यूनिट है पावर प्लांट की जो आप पढ़ ले तो सफिशिएंट रहता है। इसके अलावा बॉयलर्स वगैरह के भी रहते हैं, बट अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन नहीं है देन डेट इज नॉट रिकमेंडेड। आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन अभी आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके वेटेज नो डाउट ज़्यादा रहता है, बट इसके टॉपिक्स भी, नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर आप देखें तो वो भी ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ से वेटेज हमने देखा कि 15 मार्क्स के सबसे पहले प्रोडक्शन के पीछे भिड़ गए और पूरा भिड़ गए, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा लेगा। ओके, तो नो डाउट वेटेज ज़्यादा है, बट साथ ही साथ उसमें एफर्ट ज़्यादा है, तो वो एक आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बैलेंस करके चलनी पड़ेगी कि किसमें कितना एफर्ट है, किसमें कितना वेटेज है। साथ ही अगर मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, तो इसमें 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चंस को स्कोर करना बहुत ईजी है। प्रिपरेशन पार्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स का बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें डिफाइंड टॉपिक्स है और डिफाइंड हर साल ऑलमोस्ट उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप आई सेंटर ले लीजिए या एक गियर ट्रेन के क्वेश्चंस ले लीजिए, वाइब्रेशन के एक क्वेश्चन ले लीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस 3-4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से आते ही हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली इसमें एफर्ट आपको कम लगेगा, बट स्कोर आप इसमें ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा हमने यहाँ पर एक पत्थर की लकीर मान लिया कि इसमें से इतने इतने मार्क्स आएंगे, पहले उसको करने लग गए। आपको ये भी चीज़ देखना है कि किसमें आपका कितना एफर्ट लग रहा है और उस एफर्ट के प्रोपोर्शनेट आपको उतने मार्क्स, उतना वेटेज आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट कर सकते हैं आप, फ्लूइड मैकेनिक्स 7 to 8 मार्क्स के। ओके, तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है इतने सब्जेक्ट्स भी अगर आप कर ले तो आसानी से आप ये आपकी ऑलमोस्ट 70 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं। ओके, तो 100 में से 70 मार्क्स आपके आसानी से इतने सब्जेक्ट्स में से कवर हो सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचते हैं डेट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके अलावा मशीन डिज़ाइन जो कि एप्लीकेशन पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसके अलावा हीट एंड मास ट्रांसफ़र, IMOR, ये और सब्जेक्ट्स आपके और बचेंगे। ओके, तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं, अगर आप उसके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पढ़ते हैं, तब भी इट्स गुड इनफ। गेटिंग दिस? ओके, तो ये आपका इस तरह से अगर आपने प्रिपरेशन चालू नहीं की है या बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आपको इस पर्टिकुलर चार्ट की हेल्प से ही अब आपको आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करनी है, ये आप मान के चलिए। ओके ना, अब आ जाते हैं हम कि प्रिपरेशन आखिर करें कैसे। अब ये जब 2 महीने का ही टाइम, अब बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, सिर्फ 2 महीने हार्डली बचे हैं, तो अब किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है डेट इज़ द सिलेबस कंप्लीशन। ओके, सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अब हमारे जो कट ऑफ है, कट ऑफ अब काफ़ी हाई जाने लग गए हैं, पहले वाली बात नहीं रही। काफ़ी, अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूँ तो 60-65 मार्क्स में आपके अच्छे स्कोर आ सकते थे, बट अब कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, कट ऑफ बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा अब डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आने लगे, पहले बहुत डेप्थ में आते थे, तो अब विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, डेप्थ जो है कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट आपको ज़रूरी है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के ही जाना है। ओके, और इसमें भी क्या चीज़ है, अब जैसे इसमें 2 पार्ट हो सकते हैं, एक तो आपका थ्योरी हो गया सिलेबस में और दूसरा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ओके, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में ना जाते हुए अब हमको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पार्ट में, जितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें। और इसमें भी जो मेन चीज़ हमको सॉल्व करनी है डेट इज़ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा हो सके अब आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में ही फोकस करने हैं। और ऐसे टॉपिक जो आप नहीं पढ़े हैं, जैसा मैं बता रहा था, कुछ एक टॉपिक्स जो आप अभी तक नहीं स्टार्ट करे हैं, तो उसको आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करिए कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें के ही टॉपिक आप फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, थ्योरी पोर्शन आप अगर आपके नहीं पढ़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू मस्ट रेफर द वीडियो लेक्चर्स फॉर डैट, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है जब आप बुक के पास जाएँ। आप बुक को आप साइड कर दीजिए, जो भी आपकी बुक्स हैं वो आप साइड कर दीजिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स अगर आपके पास है, अच्छे वीडियो लेक्चर्स अगर आपके पास है, तो वहाँ से आप कंसेप्ट रेफर करिए एंड देन उसमें के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करिए। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट, डेट इज ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। सेकंड जो थिंग है डेट इज ऑफ रिविजन।
ओके रिवीजन जैसा कि मैं बताया कि आप अगर प्रीवियसली भी इसके पहले भी अगर आपको जो सब्जेक्ट्स आप अब तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको लग रहा है कि आपने कंप्लीट कर चुका है, तो उनका भी रिवीजन आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट एनी डिले। आप वो पुराने सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए और प्लस जो सब्जेक्ट्स आपके अभी होते जा रहे हैं उनका भी रिवीजन आप कंटिन्यू रखिए। रिवीजन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक आपको स्टडी प्लान भी रिवीजन का बताऊंगा किस तरह से होना चाहिए। अगर आपने अब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसमें आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन एंड थर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज। ओके और ये बहुत बड़ी गलती रहती है कि हमको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती रहती है। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, यू मस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इवन अगर आपका 50% सिलेबस हुआ है तब भी आपको टेस्ट सीरीज धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं उसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते जाइए एंड देन एक बार आपके सफिशिएंट 70-80% सिलेबस भी अगर हो जाता है तो मॉक गेट टेस्ट देना आप स्टार्ट कर दीजिए। और ये तो मंथ आपको यही रखना है कि आप रिविजन भी वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लें। देन जनवरी मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज देना है, जितने ज़्यादा हो सके उतनी टेस्ट देनी है और आपको रिवर्स प्रिपरेशन करनी है। रिवर्स प्रिपरेशन क्या होती है ये मैंने आपको बताया है। ओके और टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एसएन गेट एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 70+ टेस्ट उसमें आपको प्रोवाइडेड है। वहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। टॉपिक वाइज हालांकि अभी आपको जरूरत नहीं है, अगर आप गेट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप टॉपिक वाइज टेस्ट छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं एंड देन फुल लेंथ मॉक गेट की टेस्ट भी आपको मिलेगी। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं 2014 से लेकर अभी तक जितने भी सेट्स हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड हो रहे हैं। तो वो आप जैसे जैसे अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं, आप साथ साथ में उनको भी अटेम्प्ट करते जाइए। हो सकता है आपको लगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं बट स्टिल दैट अटेम्प्टिंग दोज टेस्ट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, डेफिनेटली विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें आपको एक तो टाइमिंग समझ में आती है कि आपकी टाइमिंग कहाँ पर बढ़ा रही है। ओके तो जितना ज़्यादा हो सके आपको एक तो मॉक गेट टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट अब आपको अटेम्प्ट करनी है। ओके सो आई होप ये आपके इस डाउट को क्लियर कर रहा है कि लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारी किस तरह से होनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम रिवीजन किस तरह से देना चाहिए, टेस्ट सीरीज की डिटेल एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उससे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। आपने अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।